प्रिय छात्रों, आज हम सब नागरिक शास्त्र के अध्याय नंबर 6 जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय संगठन का अध्ययन करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अंतर्राष्ट्रीय संगठन राज्यों के उस औपचारिक समूह को कहा जाता है जिसका निर्माण कुछ विशेष उद्देश्यों की प्राप्ति को ध्यान में रखकर किया जाता है। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय संगठन राज्यों के द्वारा स्थापित एक ऐसा औपचारिक समूह या संगठन है जो कोई विशेष उद्देश्य को लेकर स्थापित किए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में अनेक देश सदस्य होते हैं तथा इनके उद्देश्य व्यापक होते हैं। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय संगठन के कार्यक्षेत्र अधिक होते हैं। अब प्रश्न उठता है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन के उद्देश्य क्या है, क्योंकि कोई भी संगठन होता है, कोई भी संस्था होती है, कोई भी समूह होता है, उसकी स्थापना कुछ विशेष उद्देश्यों को लेकर ही की जाती है। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन के क्या उद्देश्य हैं इसका अध्ययन करना आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अनेक उद्देश्य होते हैं। उन उद्देश्यों में पहला है युद्ध को रोकना एवं शांति के संदर्भ में राज्यों के लिए सहायता करना। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय संगठन का पहला उद्देश्य है कि युद्ध को रोकना तथा विश्व में शांति की स्थापना करना। नंबर 2 है लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए कार्य करना। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय संगठन का उद्देश्य न केवल युद्ध को रोकना तथा शांति की स्थापना करना है, बल्कि विश्व में निवास करने वाले व्यक्तियों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है। नंबर 3 है अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान करना। अंतर्राष्ट्रीय संगठन का उद्देश्य भी है कि अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं जो हैं उन समस्याओं का समाधान विश्व के सभी देश मिलजुल कर करें। अब बात हम करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता क्यों है। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता अनेक कारणों से है। उन कारणों में पहला कारण है कि विश्व समुदाय में सहयोग को बढ़ावा देना। वर्तमान वैश्वीकरण के युग में पारस्परिक निर्भरता का क्षेत्र व्यापक हो गया है। आज विश्व के सभी देश एक दूसरे पर निर्भर हैं और उस पारस्परिक निर्भरता ने देशों के मध्य संबंध को और मजबूत किया है। इसके परिणाम स्वरूप विश्व समुदाय में सहयोग को बढ़ावा देने का काम अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने किया है। नंबर 2 है कि विश्व शांति तथा सुरक्षा की स्थापना करना। अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता इसीलिए अनुभव की गई जिससे कि विश्व में शांति की स्थापना हो, साथ ही साथ सुरक्षा की स्थापना हो सके। नंबर 3 था कि वैश्विक समस्याओं का समाधान करना। आज विश्व में अनेक ऐसी समस्याएं हैं जिन समस्याओं का समाधान कोई अकेला राष्ट्र नहीं कर सकता। इसीलिए उन समस्याओं का समाधान विश्व के सभी देश मिलकर करते हैं। जैसे चाहे वह जलवायु परिवर्तन की समस्या हो, चाहे वह आतंकवाद की समस्या हो, चाहे वह अन्य समस्याएं हों, चाहे वह बीमारी संबंधी समस्या हो, चाहे आप वर्तमान समस्या आप कोविड-19 को लेकर कर सकते हैं। यह समस्या कोविड-19 को लेकर आज पूरा विश्व समुदाय एक है और उस समस्याओं का समाधान करने के लिए पूरा विश्व एक साथ लगा हुआ है। तीसरा है चौथा है कमजोर राष्ट्रों के हितों की रक्षा करना। वर्तमान समय में विश्व में कुछ राष्ट्र आर्थिक रूप से अत्यंत कमजोर हैं और उस राष्ट्रों के ऊपर जो शक्तिशाली राष्ट्र हैं उनका दबाव हो जाता है। इसीलिए आवश्यकता है इन कमजोर राष्ट्रों की दबाव मुक्त किया जाए तथा उन्हें शक्तिशाली राष्ट्रों के बंधन से मुक्त किया जाए। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन का होना आवश्यक है जिससे कि कमजोर राष्ट्र भी अपने आत्मनिर्णय के अनुसार कार्य कर सके। लास्ट है वैश्वीकरण आवश्यकताओं की पूर्ति करना। आज वैश्वीकरण के कारण सभी राष्ट्र एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर हो गए हैं। आज वैश्वीकरण तथा संचार के युग में वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान एक देश से दूसरे देश में आसानी से होने लगे हैं और वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप
आज अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की आवश्यकता और भी बढ़ गई है। अब हम बात करते हैं विश्व के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में, जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ। इसे संक्षेप में कहा जाता है यूएनओ। इसका पूरा फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद विश्व में शांति स्थापना के लिए तथा अगले विश्व युद्ध को रोकने के लिए एक संगठन की स्थापना की गई, जिसका नाम है लीग ऑफ नेशन अर्थात राष्ट्र संघ। प्रारंभिक सफलताओं के बावजूद राष्ट्र संघ अपने उद्देश्यों में असफल रहा और सन 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तब विश्व के महत्वपूर्ण नेताओं ने विश्व में शांति स्थापना तथा अगले विश्व युद्ध को रोकने के लिए एक सशक्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना का उनके मन में विचार आया। इसमें 3 महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। इनमें पहले थे अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, दूसरे थे सोवियत संघ के राष्ट्रपति जोसेफ स्टालिन और तीसरे व्यक्ति थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल। अर्थात रूजवेल्ट, स्टालिन तथा चर्चिल ने युद्ध काल में इसी एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना का विचार किया जिससे कि विश्व में शांति स्थापना की जा सके तथा अगले विश्व युद्ध को रोका जा सके। इसके लिए इन तीनों नेताओं ने अनेक स्थानों पर अनेक सम्मेलनों का आयोजन किए और उसमें विभिन्न देशों के पदाधिकारी शामिल होकर एक सख्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना का विचार दिया। इस संदर्भ में अनेक सम्मेलन हुए। एक सबसे महत्वपूर्ण सम्मेलन हुआ 26 जून 1945 को अमेरिका के शहर सैन फ्रांसिस्को में। इस सम्मेलन में मित्र राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए और इस सम्मेलन में ही संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर घोषणा पत्र तैयार किया गया और 26 जून 1945 को ही 50 देशों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर हस्ताक्षर कर दिए। बाद में 15 अक्टूबर 1945 को पोलैंड ने भी संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर हस्ताक्षर कर दिए। इसका अर्थ यह हुआ कि 51 देश 50 प्लस से 51 देश सोवियत संघ के प्रारंभिक संस्थापक सदस्य देश थे। उसके बाद 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर लागू कर दिया गया और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। अर्थात 24 अक्टूबर सन 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आ गया। इसीलिए प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना दिवस मनाया जाता है। उसके बाद 30 अक्टूबर 1945 को भारत ने भी संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर हस्ताक्षर कर संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो नामकरण हुआ नामकरण करने में महत्वपूर्ण योगदान अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट थे। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने 1 जनवरी 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का नाम संयुक्त राष्ट्र सुधारा था। इसके परिणाम स्वरूप इस संगठन का नाम संयुक्त राष्ट्र संघ पड़ा। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में है। वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 सदस्य देश है। 193वां सदस्य जो देश है उसका नाम है दक्षिण सूडान। अर्थात 193वां देश का नाम दक्षिण सूडान है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का नवीनतम सदस्य राष्ट्र है। अब हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य। क्योंकि कोई भी संस्था, कोई भी समूह, कोई भी संगठन की स्थापना कुछ विशेष उद्देश्यों को लेकर ही की जाती है। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के धारा 1 या अनुच्छेद 1 में संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य के बारे में चर्चा की गई है। इसमें पहला उद्देश्य है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की स्थापना करना। दूसरा है कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करना। नंबर 3 है कि प्रत्येक राष्ट्र को समान समझना तथा समान अधिकार देना।
नंबर 4 है अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा मानवीय समस्याओं को सुलझाने में सहयोग देना। नंबर 5 है निशस्त्रीकरण का प्रयास करना। नंबर 6 नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना का प्रयास करना। उल्लेखनीय है कि नंबर 5 और 6 ऐसे संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य में बाद में शामिल किए गए। निशस्त्रीकरण का प्रयास करना तथा नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना का प्रयास करना। सन 1974 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने विकासशील तथा गरीब देशों के लिए एक नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना के प्रस्ताव को पास किया था। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य भी बन गया है। तो बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत के बारे में। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के धारा 2 में संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत का उल्लेख किया गया है। इसमें पहला सिद्धांत है कि सभी राष्ट्रों की समानता तथा समरूपता का सम्मान किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की धारा 2 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला सिद्धांत यह है कि सभी राष्ट्रों की समानता और समरूपता का सम्मान करना। नंबर 2 है सभी सदस्य राष्ट्र संघ के प्रति अपने उत्तरदायित्वों तथा कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करेंगे। नंबर 3 है अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा शांतिपूर्ण तरीकों से किया जाएगा। जो भी अंतर्राष्ट्रीय विवाद हैं उन विवादों का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से करने का प्रयास संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किया जाएगा। नंबर 4 है सदस्य देश संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिकूल न तो बल प्रयोग की धमकी देंगे न ही शक्ति का प्रयोग करेंगे। और कहने का अर्थ यह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सदस्य राष्ट्र हैं वे संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिकूल न तो बल प्रयोग की धमकी देंगे और न ही शक्ति या बल का प्रयोग करेंगे। नंबर 5 है सदस्य राष्ट्र संघ के कार्यों में सहायता देंगे तथा उन राष्ट्रों की कोई सहायता नहीं करेंगे जिनके विरुद्ध संघ ने कोई कार्रवाई की हो। नंबर 6 राष्ट्र है संघ द्वारा किसी भी देश के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। इनमें पहला अंग है महासभा या आम सभा। नंबर 2 है सुरक्षा परिषद। नंबर 3 है सचिवालय। नंबर 4 है सामाजिक और आर्थिक परिषद। नंबर 5 है न्यास परिषद और नंबर 6 है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अब हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के जो पहला अंग है इसका नाम है महासभा। महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ की व्यवस्थापिका है। इसे विश्व संसद या विश्व की लघु संसद कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो 193 सदस्य देश हैं सभी देश महासभा के सदस्य हैं। प्रत्येक देश को 5 सदस्य महासभा में भेजने का अधिकार है, परंतु मतदान के समय प्रत्येक देश को केवल 1 मत देने का अधिकार है। महासभा के जो मुख्य कार्य हैं वह मुख्य कार्य है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट को पास करना। नंबर 2 है सुरक्षा परिषद तथा अन्य अंगों के रिपोर्टों पर विचार विमर्श करना। नंबर 3 है कि सुरक्षा परिषद के सिफारिश पर संयुक्त राष्ट्र संघ में नए सदस्यों के प्रस्ताव पर विचार करना। साथ ही साथ सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव पर सामाजिक एवं आर्थिक परिषद के सदस्यों का चयन करना, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का चयन करना इत्यादि महासभा के मुख्य कार्य हैं। महासभा का अधिवेशन प्रतिवर्ष सितंबर माह में आयोजित किया जाता है। दूसरा है सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे महत्वपूर्ण अंग सुरक्षा परिषद है। इसे संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यकारी अंग भी कहा जाता है। इसे दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य हैं। सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य राष्ट्र हैं, जिनमें
5 अस्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य हैं। अस्थायी सदस्य में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस तथा चीन शामिल हैं, जो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य राष्ट्र हैं। इन राष्ट्रों को P5 भी कहा जाता है। P5 का होता है परमानेंट 5 सदस्य, और जो 10 सदस्य हैं इन्हें टेम्परेरी सदस्य कहा जाता है, जिनकी नियुक्ति महासभा के द्वारा 2 वर्षों के लिए की जाती है। 2 वर्षों के बाद इनके स्थान पर नए सदस्य चुन लिए जाते हैं। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का महत्वपूर्ण कार्यकारी अंग होने के कारण इस अंग के पास बाध्यकारी शक्तियां प्राप्त हैं। इसके परिणाम स्वरूप सुरक्षा परिषद जो है विश्व में शांति स्थापना तथा सुरक्षा का कार्य करता है, जिसके लिए वह सुलह समझौते का करने का प्रयास करता है। जब सुलह समझौते से कोई समस्या का समाधान नहीं होता तो यह राष्ट्रों के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध भी लगाता है, और यदि आर्थिक प्रतिबंध के बावजूद भी समस्या का समाधान नहीं होता तब यह किसी राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्य कार्य विश्व में शांति सुरक्षा की स्थापना करना है, जिसके लिए सुरक्षा परिषद कार्य करती है। इसके लिए वह समस्याओं का समाधान करने के लिए राष्ट्रों के मध्य बातचीत करती है और तथा आवश्यकता पड़ने पर उनके विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध लगाती है। यदि आर्थिक प्रतिबंध से भी समस्याओं का समाधान नहीं होता तब सुरक्षा परिषद के द्वारा सैन्य कार्रवाई तथा बल प्रयोग की अनुमति दी जाती है। उल्लेखनीय है कि सुरक्षा परिषद में जो 5 सदस्य राष्ट्र हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन, इनके पास वीटो की शक्ति प्राप्त होती है। वीटो का अर्थ होता है निषेधाधिकार, अर्थात ये जो 5 सदस्य राष्ट्र हैं इनके पास विशेष अधिकार है। यदि 5 सदस्य राष्ट्रों में से कोई भी सदस्य राष्ट्र किसी भी प्रस्ताव के विरोध में मतदान कर देता है तब वह प्रस्ताव अपने आप समाप्त हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं सचिवालय। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रशासनिक अंग है जो न्यूयॉर्क में स्थित है। इसमें लगभग 9000 कर्मचारी कार्य करते हैं। सचिवालय का एक महासचिव होता है जो सुरक्षा परिषद के परामर्श पर महासभा के द्वारा नियुक्त आता है। एंटोनियो गुटेरेस इसमें पुर्तगाल के जो राजनयिक हैं वह संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं। महत्वपूर्ण है कि एंटोनियो गुटेरेस संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं। प्रथम संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव थे नॉर्वे के त्रिगवेली। हम बात करते हैं सामाजिक एवं आर्थिक परिषद। इसमें 54 सदस्य राष्ट्र शामिल हैं। इसके 54 सदस्य राष्ट्र हैं। सामाजिक एवं आर्थिक परिषद का मुख्य कार्य है कि विश्व में पिछड़े हुए राष्ट्रों का सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए कार्य करना। इसके बाद है न्यास परिषद। न्यास परिषद उन क्षेत्रों के प्रशासन की देखभाल करता है जो स्वतंत्र रूप से अपना शासन नहीं कर सकते, अर्थात कह सकते हैं कि पिछड़े, गरीब, अविकसित राज्यों का प्रशासन करने का दायित्व प्रन्यास परिषद को है। वर्तमान समय में प्रन्यास परिषद का अस्तित्व है लेकिन इसके पास अपना कोई कार्य नहीं है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ का 6ठा महत्वपूर्ण अंग है। संयुक्त राष्ट्र संघ के न्यायालय में 15 न्यायाधीश हैं। 15 न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश सहित 15 न्यायाधीश होते हैं जिनका कार्यकाल 9 वर्ष होता है। इन न्यायाधीशों की नियुक्ति सुरक्षा परिषद के परामर्श पर महासभा के द्वारा की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड की राजधानी हेग में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड की राजधानी हेग में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्य कार्य सदस्य राष्ट्रों के द्वारा आपसी विवाद का जो प्रस्ताव अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष लाया जाता है उस विवाद का समाधान आपसी सहमति से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा किया जाता है।
अब हम बात करते हैं कि शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार की आवश्यकता। बदलते परिवेश में किसी भी संगठन में परिवर्तन तथा विकास होना आवश्यक है। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ में भी सुधार की आवश्यकता है। सुधार की आवश्यकता किन कारणों से है? पहला है संगठन की बनावट तथा प्रक्रियाओं में सुधार किया जाए। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो बनावट है तथा उसकी प्रक्रियाओं में सुधार करने की आवश्यकता है। नंबर 2 है कि सुरक्षा परिषद में अस्थायी तथा अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए। सुरक्षा परिषद की संख्या 15 है, जिसमें 5 अस्थायी तथा 10 अस्थायी सदस्य हैं। वर्तमान समय में महासभा की संख्या में जहां अत्यधिक वृद्धि हुई, आज महासभा की संख्या 51 से बढ़कर 193 हो गई है। वहीं सुरक्षा परिषद की संख्या 15 ही सीमित है। इसमें 5 सदस्यों के पास अस्थायी सदस्य हैं, इनके पास वीटो की शक्ति प्राप्त है। आवश्यकता आज वर्तमान समय में यह है कि सुरक्षा परिषद में इसकी संख्या बढ़ाई जाए और सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य जो 5 हैं उनकी संख्या बढ़ाकर और किया जाए। साथ ही साथ अस्थायी सदस्यों की संख्या को भी बढ़ाया जाए। नंबर 3 है कि संगठन के न्यायाधिकार में आने वाले मुद्दों की समीक्षा की जाए। संगठन के अधिकार क्षेत्र में जो मुद्दे आते हैं उनकी समीक्षा करने की भी आवश्यकता है, क्योंकि कुछ समीक्षा क्या कहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य कार्य शांति और सुरक्षा की स्थापना करना है और यह शांति सुरक्षा की स्थापना के कार्यों तक ही सीमित है। वहीं दूसरी तरफ कुछ समीक्षा क्या कहते हैं कि विकास एवं मानवीय भलाई के कार्यों तक ही संयुक्त राष्ट्र संघ को सीमित रहना चाहिए। तो आवश्यकता इस बात की है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के न्यायाधिकार में आने वाले मुद्दों की समीक्षा की जाए। नंबर 4 है सुरक्षा परिषद की कार्यशैली में बदलाव किया जाए। सुरक्षा परिषद में जो अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन का दबदबा है, जिनके पास वीटो की पावर है, जिनके पास किसी निर्णय को बदलने अथवा किसी निर्णय को स्थगित करने या किसी निर्णय को लागू करने का शक्ति है, उसमें बदलने की आवश्यकता है। विश्व के अन्य देशों को भी उसमें शामिल करने की आवश्यकता है। 1991 के बाद यदि हम विश्व राजनीति पर ध्यान दें तो देखते हैं कि विश्व राजनीति में अनेक बदलाव हुए। जैसे पहला बदलाव हुआ कि सन 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। सोवियत संघ के विघटन के परिणामस्वरूप विश्व में एक ध्रुवीयता अर्थात एक ध्रुवीय विश्व की स्थापना हुई, जिसमें अमेरिका एक शक्तिशाली देश बनकर उभरा। नंबर 3 है रूस और अमेरिका के मध्य जो शीत युद्ध काल में तानातानी थी, जो शीत युद्ध का दौर था वह समाप्त हुआ और रूस जो सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राष्ट्र था, रूस और अमेरिका के मध्य सहयोगात्मक संबंध की स्थापना हुई। नंबर 4 था एशिया की अर्थव्यवस्था में अत्यधिक वृद्धि हुई। एशिया के अनेक राष्ट्र विशेषकर चीन, जापान, उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया, भारत इत्यादि देशों ने अत्यधिक तेजी के साथ देश की आर्थिक विकास किया और उन्होंने अपनी उपस्थित विश्व स्तर पर दर्ज की। विश्व के समक्ष नई चुनौतियां उपस्थित हुई। जनसंहार, गृह युद्ध, आतंकवाद, जलवायु में परिवर्तन तथा वर्तमान समय में कोविड-19 बीमारी, जिसे कोरोना वायरस कहते हैं, इससे परिवर्तन आए। इसके साथ साथ नए देश यूएनओ में शामिल हुए। 1945 में जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी, उस समय यूएनओ में मात्र 51 सदस्य राष्ट्र थे, लेकिन वर्तमान समय में यूएनओ में सदस्य राष्ट्रों की संख्या बढ़कर 93 हो गई है। जब विश्व स्तर पर इतना परिवर्तन हुआ शीत युद्ध काल के बाद, तब यूएनओ में भी परिवर्तन तथा सुधार की आवश्यकता है। आज यूएनओ के कार्यप्रणाली में सुधार की आवश्यकता है। यूएनओ की संख्या वर्तमान समय में बढ़कर 93 हो गई है। 1945 में जो यूएनओ की कार्यप्रणाली थी, वही कार्यप्रणाली आज भी यूएनओ की है, लेकिन आज की संख्या में विस्तार होने के कारण
आज आवश्यकता इस बात की है कि यूएनओ के कार्यप्रणाली में भी सुधार किया जाए। अब हम बात करते हैं कि एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ सन 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, विश्व 2 ध्रुवीय से एक ध्रुवीय व्यवस्था की तरफ अग्रसर हो गया, तब हम बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ किस तरह अपना कार्य कर रहा है। सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका विश्व का एकमात्र महाशक्ति बनकर रह गया है। अमेरिका पर अंकुश लगाना आसान नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा अमेरिका पर अंकुश लगाना आसान कार्य नहीं है। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र संघ के अनेक आदेशों का अनेक बार अवहेलना किया है। हम देखते हैं कि जब अमेरिका ने इराक के विरुद्ध जनसंहार के आरोप में आक्रमण किया था, तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने ऐसा करने से उसे मना किया था, लेकिन अमेरिका ने ऐसा किया। इसके बाद हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका का अतिरिक्त प्रभाव। संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्रवाइयों में, चाहे वह महासभा की कार्रवाई हो, चाहे सुरक्षा परिषद का कार्रवाई हो, उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यप्रणाली में अमेरिका का अत्यधिक दखल होता है। नंबर 4 है अमेरिका एक आर्थिक महाशक्ति। अमेरिका न केवल सैनिक बल्कि वह एक आर्थिक महाशक्ति है। इसके परिणामस्वरूप संयुक्त राष्ट्र संघ में उसकी प्रभावशाली भूमिका होती है। संयुक्त राष्ट्र संघ का अमेरिकी भूमि पर स्थित होना। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है, जो न्यूयॉर्क में स्थित है, वह अमेरिकी भूमि पे स्थित है। इसके परिणामस्वरूप संयुक्त राष्ट्र संघ पर अमेरिका की महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ में बहुत सारे नौकरशाह अमेरिकी नागरिक हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न कार्यालयों में काम करने वाले अधिकांश नौकरशाह, अधिकांश कर्मचारी जो है अमेरिकी नागरिक हैं, और वे अपने राष्ट्र के हितों के लिए कार्य करते हैं। नेक्स्ट है अमेरिका के पास सबसे बड़ा पावर है, शक्ति वह है वीटो का पावर। जब अमेरिका के हित में या अमेरिका की इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य सुरक्षा परिषद के द्वारा किया जाता है, अमेरिका उसे वीटो शक्ति अर्थात निषेधाधिकार का प्रयोग कर उसे रोक देता है। लास्ट है यूएनओ में अमेरिका द्वारा सर्वाधिक वित्तीय सहायता देना। संयुक्त राष्ट्र संघ को विभिन्न राष्ट्रों के द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, और लगभग 22% भाग संयुक्त राष्ट्र संघ के 22% भाग की सहायता अमेरिका के द्वारा की जाती है। अर्थात यूएनओ में अमेरिका के द्वारा लगभग 22% वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके परिणामस्वरूप एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका अपना प्रभावशाली भूमिका निभाती है। धन्यवाद।